Yes, students, we have discussed about three main states of matter, that is solid, liquid, and gases. But actually, nowadays, scientists, like not now, earlier in 90s, 1900, something like in that year, scientists, they just discovered about two more states of matter. Okay, and these states are plasma, Plasma and Bose-Einstein. Bose-Einstein state. And actually, what is plasma? Plasma is a state which is naturally present in all the stars and sun. जो आपको सन की लाइट अर्थ तक ये पहुंच रही है और जितने स्टार्स आपको ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, ये जो लाइट है उनकी, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा. Actually, can anyone tell which gas is present in stars? All stars are made up of few gases. Can you name those gases? Which two main gases are present in all stars? Helium and hydrogen. Must have Helium and hydrogen. Yes, very good. Actually, a process of conversion of hydrogen gas into helium. हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होके कॉन्टिन्यूसली हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे सारे स्टार्स के अंदर. एंड बिकॉज सन इज द क्लोजेस्ट वन ऑफ दोज स्टार्स, तो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स बिगर एज कंपेयर टू अदर स्टार्स. बट अदरवाइज ऑल दीज स्टार्स, और सन इज ऑल्सो स्टार एक्चुअली. ओके, अब इन गैसेस में क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एटम. एंड इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, और इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है स्टार्स के अंदर. एंड ड्यू टू दैट मच हाई टेम्परेचर, ये जो गैसेस हैं ये एक नया फॉर्म ले लेती हैं, विच इज कॉल्ड हियर, इफ यू कैन रीड, आयोनाइज्ड गैसेस. आयोनाइज्ड का मतलब होता है, एक्चुअली अभी आपने थोड़ा बहुत अगर सुना हो तो, एवरी एटम इज मेड अप ऑफ फ्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब एटम के अंदर भी कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स है. अभी हमने पढ़ा ना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, but otherwise atom further has certain very small particles which are named as electrons, protons and neutrons. In 8th class somewhere you must have read this ना. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन एटम्स में से बाहर निकल जाते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब हीट किया जाता है अगर एटम्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास किया जाता है. तो ये दोनों ही केसेस में गैसेस के जो पार्टिकल्स है, ओनली ऑफ गैसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट लिक्विड्स और सॉलिड, इन दीज गैसेस दे लूज दोज इलेक्ट्रॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स उनमें से बाहर निकल जाते हैं एटम्स के अंदर से. और इस तरह के एटम्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं, दीज आर नोन एज आयोनाइज्ड गैसेस. क्लियर? तो ये आयोनाइज्ड गैसेस जो है ये नॉर्मल गैसेस से कुछ अमाउंट में अलग हो जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो चेंज हो जाती हैं. और दीज आयोनाइज्ड गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू, यू कैन से, प्रोड्यूस ग्लो. जो वो ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लाज्मा का कलर होता है, बिकॉज प्लाज्मा ग्लोज बिकॉज ऑफ दीज आयोनाइज्ड गैसेस. और हर एक गैस के लिए ये कलर डिफरेंट है. आपने कभी एडवर्टीजमेंट नाइट टाइम पे ग्लो करते हुए देखे होंगे, लाइक सिटीज में होता है जनरली कि कोई भी शॉप के बाहर एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट सी बनी होती है जिसमें उनका ब्रांड नेम होगा या कुछ भी साइन होगा, व्हाटएवर, और ये पूरी रात ग्लो होता रहता है. एंड दिस इज एक्चुअली नियॉन साइन बल्ब्स एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज होते हैं. फ्लोरिसेंट लाइट्स आपने अगर देखी, फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, तो इन सब में कुछ ऐसी गैसेस लाइक नियॉन, जो बल्ब एडवर्टीजमेंट वाले उनमें नियॉन गैस यूज होती है, किसी में हीलियम, और ये जो इनर्ट गैसेस हमारे हीलियम, आर्गन, नियॉन, these are generally used in these advertisement bulb. और ये ऐसी गैसेस हैं, इनको जब इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको बताया दो वेज हैं जिससे हम गैसेस को आयनाइज कर सकते हैं, या तो उनमें से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करो, या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करो. बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आर्टिफिशियली बनाने में उसको इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू क्रिएट दैट मच हाई टेम्परेचर, 2000 जितना स्टार्स में तो अपने आप नेचुरली हो रहा है. क्लियर? तो इन दिस वे the fourth state of matter is a kind of ionized gaseous state which glows due to ionization. ग्लो करती है, और ये जो ग्लो का कलर है वो थोड़ा डिपेंड करेगा कौन सी गैस ली हुई है. ठीक है? एंड दिस स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ, you can say, highly excited
पार्टिकल्स इनको कहते हैं, जो सुपर एनर्जी रहती है इनके अंदर, और जितनी नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी आप गैसेस के एज्यूम करते हो उससे बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी, और बहुत जितना मतलब हाई टेम्परेचर रहेगा, ऑब्वियसली आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो आप समझ लो कि सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मा इज कंसिस्टिंग ऑफ ionized gases at very high temperature or in the presence of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है तो एटम्स, जो गैसियस एटम्स है, दे गेट आयोनाइज एंड दे हैव सुपर एक्साइटेड और you can say highly energetic particles in them, and they start producing a glow, which state of matter is known as plasma. So you can read this paragraph अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, एंड इट प्लाज्मा इज इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ये इतना सफिशिएंट है डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा के लिए। बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। अब ये इनमें बनाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट पास करके, और जो हमारे पास नेचुरली प्लाज्मा है हमारे एनवायरनमेंट में, सन एंड ऑल स्टार्स glow because of the presence of plasma, and plasma is created in stars because of very high temperature, about 2000 degrees Celsius. Okay, and one more example if you want to write here, naturally plasma हमें कहाँ पे दिखता है sun और star के अलावा, जब lightning होती है sky में, you have already done lightning chapter in class 8th I think ना, तो lightning is produced due to like when two oppositely charged clouds get rubbed against each other, तो फ्रिक्शन से इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वहां पर भी टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है, और उस टाइम पे जो एयर पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट होती है, एयर इज इन गैसियस स्टेट ना, तो वो भी प्लाज्मा में थोड़ी टाइम के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड यू सी दैट ग्लो, जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लाज्मा है उस टाइम पे, ठीक है। अदरवाइज एयर प्लाज्मा फॉर्म में नहीं है गैसेस, बट एट दैट टाइम एट वेरी हाई टेम्परेचर that glow is produced. So lightning also consists of plasma state of matter, and sun, star, ये सारे हुए नेचुरल एग्जांपल्स। ओके, एंड आर्टिफिशियल सिंथेट जो बनाए गए हैं, सिंथेसाइज किया गया प्लाज्मा, वो हैं जितने नियॉन साइन बल्ब्स आप बहुत कॉमनली दिख जाते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ऑल दीज कंसिस्ट ऑफ गैसेस, विच एक्चुअली उनमें गैसेस जब फिल कर रहे हैं ना रूम टेम्परेचर पे, तो वो गैसियस स्टेट ही है। जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तब उस बल्ब के अंदर ये प्रोसेस चलता है कि वो गैस आयनाइज हो जाती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, और आयनाइज्ड गैसेस जो हैं वो ग्लो करने लगती हैं, और उस ग्लोइंग स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। क्लियर? तो बनता ये नॉर्मल गैसेस से ही है, बट उनके ऊपर कुछ प्रोसेस किया जाता है, तो बाय प्रोसेसिंग देम वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू प्लाज्मा। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ही वाज अ फिजिसिस्ट, उसने इसको सबसे पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था इस स्टेट ऑफ मैटर को। देन ही बेस्ड ऑन हिज कैलकुलेशंस ही डिस्कस्ड विद बोस आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो हमारा मतलब आइंस्टाइन यू नो द फिजिसिस्ट, उसके साथ डिस्कस करके इन दोनों ने मिलकर so both of these collectively predicted the new state of matter that is known as Bose-Einstein. अब देखो नेम में ही दोनों साइंटिस्ट का नेम है, Bose is taken from our Indian scientist Satyendra Nath Bose, and Einstein word is from that Albert Einstein. तो उसी नेम पे इनको जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का नेम ही रख दिया उनके ओनर में, that is बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है, एक्चुअली ये टर्म आपने सुना होगा, कंडेंसेशन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कंडेंसेशन? Unmute yourself and let me know if you know this term, because in lower classes water cycle कहीं ना कहीं पर आपने water cycle में ये term सुना होगा। कंडेंसेशन क्या होता है? Can anyone? Cooling down of vapors. Cooling down of vapors, very good. एक्चुअली अभी हमने ये टॉपिक करना है चैप्टर में कि हम ये जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट अ सॉलिड इट कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड। जैसे आप आइस को बाहर रख दो फ्रिज के बाहर तो वो मेल्ट हो जाएगी,
and it will convert into liquid. फिर उसी liquid को आप गैस पे रख दो, हीट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यू कैन इजीली कन्वर्ट सेम सब्सटेंस इनटू वेरियस स्टेट. तो ये तो सिंपल हीटिंग कूलिंग हम अपनी सराउंडिंग्स में अपने आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट इन टेम्परेचर जो नॉर्मली हम किचन में या स्मॉल अपनी जो साइंस लैब स्कूल में प्रेजेंट है, उस पे हम इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकते कि हम प्लाज्मा बना सकें, या उनको इतना भी ठंडा नहीं कर सकते कि हम उनको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट कर सके. क्योंकि ये जो दो गैसेस स्टेट ऑफ मैटर आप देख रहे हो, प्लाज्मा बनता है गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे या इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, वेयर एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है गैसेस को बहुत ज्यादा सुपर कूल टेम्परेचर्स तक लो करने पे, कूल करने पे. ठीक है, तो एक चीज बन रही है गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाने पे, दूसरी चीज बन रही है गैसेस को बहुत ही मतलब मैनी वेरी वेरी हाई सुपर लो टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं उस तक ठंडा कर दो. तो ठंडा होने पे क्या होता है, गैसेस कंडेंसेट हो जाती हैं, पहले लिक्विड फॉर्म में आती हैं, फिर सॉलिड भी बन जाती हैं. तो यहाँ पर ये जो BEC इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है बेटा, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. व्हेनेवर इट इज आस्क्ड what is meant by BEC, so this is the fifth state of matter known as Bose-Einstein condensate. So this is formed by, इसको हम सिंथेटिकली बनाते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता. सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लाज्मा हमारे पास नेचर में प्रेजेंट है, Bose-Einstein condensate can be prepared by cooling a gas of extremely low density. एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का मतलब है पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर होने चाहिए, अबाउट 100,000 टाइम द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर. नॉर्मल एयर में जितनी डेंसिटी है उसका भी 100 या 1000 पार्ट कम होना, मतलब इतनी कम डेंसिटी वाली एयर गैस को अगर हम कूल करते हैं सुपर लो टेम्परेचर, जो नॉर्मली हम अपनी लैब में भी नहीं ला सकते. इसके लिए बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज है जहाँ पे पॉसिबल होता है सुपर लो टेम्परेचर्स क्रिएट करना, वहीं पर ये पॉसिबल है. तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय कंडेंसिंग और बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अप टू 100 सुपर लो टेम्परेचर. तो ये हुआ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है. ये हुए वेरी लो एनर्जी पार्टिकल्स जिसमें सुपर लो टेम्परेचर्स तक आपने उनको कूल किया. तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट बनती दोनों ही गैसेस से. क्लियर हो गई ये दोनों स्टेट्स. इसके ऊपर ज्यादा डिटेलिंग नहीं है क्योंकि ये अदरवाइज जो मेन हमारे नेचर में हमें दिख रही हैं वो मेन 3. वैसे तो प्लाज्मा आपको पता है, इट्स अ फैक्ट कि हमारे. राम अवस्थी ने पूछना है कुछ. राम अवस्थी. यस राम अवस्थी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. Ma'am, what is the use of BEC? बेटा यूज एज सच नहीं है, ये एक्चुअली सिंथेटिकली बनाया गया हुआ है. और इसको मतलब इसलिए एक सिग्निफिकेंस है कि हमें अगर कहीं पर पूछा जाता है कि अब तक साइंटिस्ट ने कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर कर ली हैं, तो कंडेंसेट्स को बना सकते हैं हम. कहीं कहीं में भी लेबोरेटरीज में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट राइट नाउ इन डेली लाइफ इट इज ऑफ नो यूज. जैसे प्लाज्मा हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज हो रहा है, बट BEC इज नॉट यूज्ड टिल डेट इन आवर डेली लाइफ, बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड. कई जगह पे कई साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए हुए हैं ये एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज की दैट यू नो दीज 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग्स, और वी कैन इंटरचेंज दीज डिफरेंट टाइप ऑफ, एक ही मैटर को हम डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. Yes, up to this we are done now, up to these question answers. Next is, can matter change its state? Right now we discussed that we can convert a solid into liquid and a liquid into gas. Can anyone tell what may be the processes? मतलब हम ऐसा क्या चेंज करें जिससे हम एक सॉलिड को लिक्विड में, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस गैस को लिक्विड में, मतलब if we have a gas and we want to form a liquid or solid from this gas, what we do? And if we have a solid, Change in temperature. Intermolecular yes, space. suppose we need to change a solid into liquid, what we have to do?
I'm just asking about the process. I'm not asking you to एक change सेकंड रुकना your arrangement. वो बाद की बात है. मैम वी आपने अगर एक जनरल सा मैम And change in temperature. Change in ओके temperature मैम कैसे लेके जाओगे? सॉलिड को लिक्विड में लाना है, किस तरह से टेम्परेचर चेंज करोगे? बढ़ाओगे, कम करोगे? by Excuse me, heating, ma'am. by increasing the temperature. We say we can increase the temperature of a solid in order to convert it into a liquid, and also if we increase the temperature of a liquid, we can convert it into a gas. Okay, now suppose if we need to do the reverse, if we need to convert a gas into a liquid, what we need to do? Decrease the temperature. Decrease the temperature. Can you suggest some other method by which we can convert a gas into liquid without heating or cooling? कूल नहीं करना है, हमारे पास नहीं है कोई ऐसा मेथड कि हमने कूल कर, तभी भी अगर हम चाहते Ma'am, we can- increasing or decreasing pressure. या वेरी गुड. By pressure. By compressing. हाँ, कंप्रेसिंग. कल ही मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम गैसियस सब्सटेंसेस को बहुत इजीली उनको एक लार्ज वॉल्यूम को एक छोटे से सिलेंडर में पैक कर सकते हैं. दैट इज द रीजन दैट वी कैन पैक अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ स्मॉल सिलेंडर. एलपीजी इन घर में जो सिलेंडर आ रहा है वो 1 महीने तक पूरी गैस सप्लाई कर देता है अगर आपकी फैमिली छोटी है, और मतलब अकॉर्डिंग टू यूजेस मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ. तो a large volume of LPG is there in that small cylinder. So this is the reason that if we need to convert, अब LPG की फुल फॉर्म में ही उसका आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम गैस एक गैस है जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में प्रोड्यूस होती है when crude oil is subjected to फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं. तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्रैक्शंस में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, all these liquids are separated out which are used in the form of fuel, और एक gas release होती है which is known as petroleum gas, and that petroleum gas is you can say it has very high calorific value which can be used as a fuel. तो उसको हम अपने डोमेस्टिक फ्यूल की फॉर्म में यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग, जो हमारे घर में किचन में यूज हो रही है. तो उसका अब गैसियस फॉर्म में अगर उसको हम पूरी सिटी में सपोज ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑल्सो वी हैव सिस्टम्स फॉर दैट नाउअडेज. तो बट अदरवाइज जो हम अभी तक सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका कि हम सिलेंडर्स में उसको पैक कर देते हैं एंड दीज सिलेंडर्स आर इजीली ट्रांसपोर्टेड टू लाइक वेरियस सिटीज एंड विलेजेस, जहां पर भी पहुंचाना है. तो इट इज वेरी इजी टू स्टोर बिकॉज ऑफ द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ गैस विच इज कंप्रेसिबिलिटी. तो गैस को लिक्विड में या फर्दर सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंप्रेसिंग. तो अब हमने देखा कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं स्टेट चेंज करने के. या तो हम उसका टेम्परेचर चेंज करें या फिर उसका प्रेशर, उस पर प्रेशर इंक्रीज कर दें. बट प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करके हम सिर्फ गैसेस का ही फॉर्म चेंज कर सकते हैं. मींस लिक्विड और सॉलिड्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उनको कंप्रेस कर पाए. ठीक है, तो ओनली अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड in order to convert to into a liquid state. Okay, but still we have these 2 methods. तो इंडिविजुअली भी हम ये यूज कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ हीटिंग और कूलिंग करके भी कन्वर्जन कर सकते हैं या सिर्फ कंप्रेस करके भी कर सकते हैं, और कलेक्टिवली वी कैन ऑल्सो यूज both of these methods, like we are cooling also and we are compressing also. So we can directly convert a gas into solid or whatever. We'll come to know about these examples in this chapter. Okay, so first of all we'll discuss about change of temperature. Here this heading is not given, starting से ही चल रहा है. तो suppose अब आपके पास एक activity है, ये this is the diagram, effect of change of temperature. Okay, so this is in actually otherwise in our regular classes, so we show this activity because this activity is in your syllabus as well. जो practical activities आपको CBSE की तरफ से allotted है, उसमें आपको ये activity मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि you have to purchase few loose sheets, तो उनमें ये एक्टिविटी आपको लिखनी होगी, and whatever is to be written that I will tell you later. अभी आप सिर्फ I'm going to explain it. So here in this activity what we use, this is kind of iron stand which is available in our lab. अब इस स्टैंड में ये क्लैंप लगा होता है, क्लैंप में हमने यहाँ थर्मोमीटर यूज किया है, और इस स्टैंड के ऊपर ये एक बंसन बर्नर रखा है. बर्नर यू मस्ट हैव सीन इन केमिस्ट्री लैब. और ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है जिसपे मतलब
कुछ भी चीज आपको हीट करनी है तो आप उस स्टैंड के ऊपर रख सकते हो। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक जाली सी, अगर कभी आपने केमिस्ट्री लैब में देखी हो, वायर गेज कहते हैं उसको, दैट वायर गेज इज प्लेस्ड ओवर दैट ट्राइपॉड स्टैंड। उसके बाद उसके ऊपर आप ग्लास कंटेनर रखते हो, बिकॉज डायरेक्ट वायर गेज क्या करता है, उसके ऊपर एस्बेस्टस शीट लगी होती है। दैट एस्बेस्टस शीट you can say prevent the direct heating of the glass container, and also it helps to provide a uniform temperature, उस पे पूरा स्प्रेड हो जाती है हीट, तो इसलिए वायर गेज हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड, अबव इट वायर गेज, एंड देन पुट दिस बीकर। बीकर में हमने क्या लिया हुआ है, आइस। आइस जो हमने फ्रिज से निकाल लिया, अगर हम उसका उसी टाइम पे टेम्परेचर, अभी हमने बर्नर स्टार्ट नहीं किया, फर्स्टली वी नीड टू नोट डाउन द टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज समवेयर बिटवीन -5 to -10 के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, किस टाइम आपका फ्रिज का जो फ्रीजर है वो कितने टेम्परेचर पे आपने फिक्स किया हुआ है। आजकल तो फ्रीजर्स, आप अगर मॉडर्न वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं आपके पास, डिजिटल आ गया, उसके बाहर लिखा होता है कि इस टाइम पे फ्रिज का टेम्परेचर क्या चल रहा है और अपर फ्रीजर का टेम्परेचर क्या है, तो बाय दैट यू कैन कम टू नो। अदरवाइज आप इजीली थर्मोमीटर से चेक कर सकते हो। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। You have done this class 7th na. A clinical thermometer is meant for checking the temperature of human beings, whereas laboratory thermometer is made up, or you can say it is designed in a way in order to check the temperature of any object. तो आइस में हमने ये थर्मोमीटर लगा दिया। और एक चीज याद रखनी है बेटा, थर्मोमीटर का जो बल्ब है जिसपे मरकरी होता है, वो बल्ब ग्लास कंटेनर जो बीकर है इसके बॉटम को टच नहीं होना चाहिए। ओके, रीजन कि अगर ये बॉटम पे टच होगा तो डायरेक्ट हीट से इसका आपको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। सिर्फ वो आइस के जो क्यूब्स है उनके बीच में डिप होना चाहिए, इट शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द कंटेनर। देन ग्लास स्टरर एक ग्लास रॉड होती है, उससे आपको स्टर करना है, बिकॉज टेम्परेचर फिर यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा इंटायर सेटअप हमने लगा लिया। एंड व्हाट वी नीड टू डू, विल फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द बर्नर, हमने सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया। इट विल बी समवेयर माइनस, मतलब 0 से बिलो होगा, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। नाउ वी स्टार्ट हीटिंग। जैसे अभी हीटिंग की भी जरूरत नहीं होती, इवन आइस तो आप इजीली रूम टेम्परेचर पे आते ही वो मतलब पहले ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप बर्नर ऑफ भी रख सकते हो फॉर दिस एक्टिविटी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ऑब्जर्व। जैसे ही आपको थोड़ा सा वाटर उसमें नजर आने लगता है बीकर में, मतलब ice starts melting, at that time you need to check the temperature again, and you will find that if the ice is made up of distilled water जिसमें कोई impurity नहीं है, then it will have a fixed 100 degree Celsius reading आपको temperature thermometer पे visible होगी। And अब फर्दर अगर आप इसको बर्नर ऑन भी कर देते हो, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी बेटा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट टेम्परेचर विल नॉट राइज इन थर्मामीटर ऑल्दो यू आर हीटिंग इट थ्रू अ बर्नर। जब तक सारी आइस का कोई भी क्यूब अभी पेंडिंग है मेल्ट होने वाला, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। दिस प्रोसेस, और यू कैन से दिस कांस्टेंट टेम्परेचर होने का रीजन क्या है कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड के अंदर क्या है बेटा, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। आपने क्लोज पैकिंग देखी है सॉलिड्स के, हमने डायग्राम्स में, पार्टिकल्स आर जस्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर ओन पोजीशंस। नाउ व्हेन वी प्रोवाइड हीट, क्या होगा हीट करने से, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन, वो फास्ट हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आता है जब भी वाइब्रेशंस इतने फास्ट हो जाते हैं सॉलिड्स के कि वो अपनी फिक्स पोजीशंस को छोड़ देते हैं एटम्स, and as soon as they will leave their fixed positions they will become free to move। अब अपनी जगह से उठ गए तो मूव कर सकते हैं ना, तो जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उस केस में आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट लिक्विड बनने में वो जो एनर्जी आपने बाहर से प्रोवाइड की, जब तक वो एनर्जी उन, क्योंकि पहले सॉलिड जब बहुत क्लोजली पैक्ड थे पार्टिकल्स, तो दीज पार्टिकल्स वर bound with very strong forces of attraction, जिसको हम interparticle force of attraction कहते हैं। Okay, and when you start heating, तो हीटिंग सबसे पहले काम कर रही है उन फोर्सेस को तोड़ने का, क्योंकि जब तक वो फोर्स नहीं टूटेंगे तब तक पार्टिकल्स की वाइब्रेशन फास्टर नहीं होगी। तो
Initially, the heat is utilized in order to break or in order to overcome the interparticle forces of attraction. And that heat is known as latent heat. Very important term here. Latent heat, L-A-T-E-N-T word hai. Latent heat is actually a kind of heat energy which is supplied to the solids in order to overcome the forces of attraction. तो जब आप solid के लिए इस latent heat को use कर रहे हैं तो this latent heat is known as latent heat of fusion. ये जो process होता है जिसमें एक solid liquid में convert होता है, that process is known as melting और fusion. Fusion का मतलब fuse हो जाना, solid का liquid में convert हो जाना. फ्यूज सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए टर्म नहीं यूज होता, फ्यूज टर्म का मतलब मेल्टिंग के लिए भी है. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed by a solid in order to overcome the forces of attraction. तो ये जो हीट आप इस टाइम पे सप्लाई कर रहे हो, ये पार्टिकल्स को फोर्सेस ओवरकम होने के लिए वो यूज कर लेते हैं और इसलिए आपको टेम्परेचर रीडिंग इंक्रीज होती भी नहीं दिखेगी. हाँ, जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब जो हीट आप एक्सटर्नली दे रहे हो ना, वो फिर इसका सीधा काइनेटिक एनर्जी राइज करेगी पार्टिकल्स की, और तब वो पार्टिकल्स की आपको काइनेटिक एनर्जी का मेजर ही टेम्परेचर होता है, आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ मिलेगा. उसके बाद टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअसली तेजी से बढ़ेगा वाटर का, और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही फिर से पहुंचेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक इस बीकर का सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता स्टीम की फॉर्म में. दैट मीन्स जब तक सारा वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वेपर में, तब तक टेम्परेचर फिर से 100 डिग्री ही शो होगा. अब क्योंकि जितनी हीट आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को प्रोवाइड कर रहे हो, दैट हीट इज नाउ यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड. तो उस टाइम पे उस लेटेंट हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर में. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है सॉलिड को दी जाने वाली जो सॉलिड्स के अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करती है. और ये हीट कभी भी सॉलिड का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कौन सी हीट है? जो हीट एक लिक्विड अब्सॉर्ब करता है, या आप उसको बाहर से दे रहे हो या वो खुद ही कहीं से अब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो हीट जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जब फेज चेंज हो रही है, मतलब जब चीजें अपनी स्टेट चेंज करती हैं सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, उस टाइम पे टेम्परेचर पूरी तरह से कांस्टेंट रहता है, बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एट द टाइम ऑफ स्टेट चेंज इज यूटिलाइज्ड only in overcoming the interparticle forces of attraction. It will not rise the kinetic energy. हाँ, उस टाइम पे particular movement enhance तो होता है थोड़ा बहुत क्योंकि forces break हो रहे हैं, but सारी heat उन forces को break करने में जा रही है. kinetic energy की form में measurement आपको नहीं मिलेगा thermometer पे. As soon as the entire solid will convert into liquid, or when the liquid will be converted into solid, then टेम्परेचर विल राइज. तो आइस से लिक्विड वाटर बनना 0 डिग्री पे एक बार कांस्टेंट हो जाएगा, जब तक सारी आइस वाटर में नहीं आ जाएगी 0 ही रहेगा. एज सुन एज द एंटायर आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, द 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस चलता है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस. आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है. इसके बाद फिर 100 डिग्री तक टेम्परेचर फुल रैपिडली इंक्रीज होगा. एक लीनियर आपको दिखेगा कर्व अगर आप ड्रॉ करते हो टेम्परेचर और लाइक फिजिकल स्टेट्स के साथ. उसके बाद आपको 100 डिग्री पे फिर कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर. कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए. दिस इज बिकॉज नाउ दिस हीट, बिकॉज बर्नर तो चल ही रहा है बट फिर भी 100 से ऊपर नहीं जाएगी रीडिंग. और ये बहुत इजीली हम लैब में दिखा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन सा प्रोसेस है जो आपको वैसे अपने कहीं ऑब्जर्व नहीं किया होगा, क्योंकि हम डेली लाइफ में थर्मामीटर लेकर तो नहीं बैठते ना घर में हर टाइम पे. जब वाटर हम घर में भी बॉयल करते हैं ना गैस के ऊपर, बबल्स तो आपको पता तो लग ही जाता है बॉयल होना स्टार्ट हो गया. अगर आप उस टाइम पे के पास अगर घर में लेबोरेटरी थर्मामीटर है, यू कैन इजीली नोट डाउन द टेम्परेचर. बट अगेन कंडीशन इज दैट you don't touch the bottom of the container.
बॉटम पे थोड़ा हीट कंटेंट ज्यादा मिलेगा तो आपको टेम्परेचर 100 से अबव भी मिल सकता है। वाटर में ही डिप होना चाहिए थर्मामीटर का बल्ब, ना स्टीम में रखना है ना बॉटम पे टच करना है। स्टीम में रखने पे भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि स्टीम तो 100 डिग्री से अबव जा ही सकता है ना टेम्परेचर, वाटर का नहीं जाता, बिकॉज वाटर का कांस्टेंट 100 तब तक रहेगा जब तक सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, बिकॉज एट दैट टाइम the heat is utilized to overcome the forces of attraction present in that liquid, which is known as heat of vaporization. So in this activity we can prove that temperature becomes constant when a matter changes its state, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो रेंज आती है कांस्टेंट टेम्परेचर वाली, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमने प्रेशर को यहाँ पे चेंज नहीं किया, जो हमारी हवा का प्रेशर लग रहा है इन चीजों पे उसको फिजिक्स में एक उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वो प्रेशर होता है जो हवा हमारे ऊपर हर टाइम एग्जर्ट करती है। तो उसी प्रेशर के ऊपर अगर ये रखी हुई है चीजें, आपने इस पे एडिशनल कोई प्रेशर नहीं डाला है, उस केस में ये टेम्परेचर जो होगा वाटर का, जिसपे वाटर आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिसपे वो सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो उसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक कि वो एंटायर सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज नहीं कर लेगा। दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, FUSION। ओके, उसके बाद फिर लिक्विड को आप फर्दर हीट कर रहे हो, फिर क्या होगा, लिक्विड के भी पार्टिकल्स अब वो मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। अब फिर उस स्टेट में आने पर जब अब लिक्विड इतना टेम्परेचर, इतनी काइनेटिक एनर्जी अटेन कर चुका है कि अब वो अपनी बाउंड्रीज छोड़ के बाहर निकल जाएगा और गैसियस स्टेट में आ जाएगा, और उस स्टेट में जो टेम्परेचर है वाटर के लिए वो है 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर के पार्टिकल्स अपनी बाउंड्रीज को छोड़कर स्टीम की फॉर्म में आ जाते हैं, बिकॉज गैसेस की तो कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, बाउंड्रीज वैसे फिक्स्ड मतलब होना सॉलिड्स के लिए होता है, बट लिक्विड्स का भी क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है तो उनकी चाहे वो रिजिड बाउंड्रीज नहीं है, बट स्टिल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड दे रिमेन इनसाइड दैट वॉल्यूम, वो अपनी उन्हीं बाउंड्रीज में रहते ही हैं। शेप रिजिड नहीं है बट स्टिल बाउंड्रीज आर फिक्स्ड फॉर लिक्विड्स बिकॉज दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड की बाउंड्री से बाहर निकल गए अगर पार्टिकल्स, तो वो तब होगा जब वो इतनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे जो आपको हीटिंग से देनी पड़ेगी अगर एक सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है। तो उस टेम्परेचर को जिसपे इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी लिक्विड में कि वो अपनी बाउंड्रीज को छोड़ देगा, लिक्विड फॉर्म को ही छोड़ देगा, अपनी फिक्स्ड वॉल्यूम वाली डेफिनेट बाउंड्रीज छोड़ करके इनडेफिनेट वॉल्यूम पे चला जाएगा, वो टेम्परेचर जो होगा दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जिसपे मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में आता है और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड गैसियस स्टेट में आता है। और इन दोनों स्पेसिफिक पॉइंट्स पे टेम्परेचर जो उनका पर्टिकुलर अपना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू लेटेंट हीट, क्योंकि उस टाइम की जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की बजाय पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करे। एनी डाउट इफ एनीबडी इज हैविंग इन दिस टॉपिक? Because it's very, very important to understand what is latent heat and why temperature remain constant during melting or boiling.